अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास के घटना चक्र पूर्वालोकन सीरीज का गुलाम वंश के बारे में। इसके पहले हम लोगों ने थ्योरी सेक्शन अच्छे से लगा लिया है। इसके बाद हम लोग गुलाम वंश के MCQ लगाने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव लगाने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आपके लिए, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का जो संस्थापक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। इनका कार्यकाल जो था 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश विख्यात हुआ, जिसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। यद्यपि यह एक वंश नहीं थे, गुलाम वंश जो था यह एक तुर्क से आए हुए वंश थे जो कि अलग अलग पृथक सात थे। वे स्वतंत्र माता पिता के संतान थे, अतः इन सुल्तानों का गुलाम वंश सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली ममलूक सुल्तान का अत्यधिक उपयुक्त होगा। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश के जो प्रथम शासक थे वो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तीसरा प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत में कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श के नाम से इसलिए जाना जाता था क्योंकि वह लाखों का दान करता था, इसलिए उसे लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था। और साथ में ही यह अपनी गद्दी पर कभी नहीं बैठता था, ये अपनी गद्दी पर कभी नहीं बैठता था। आइए कुछ इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लाख बख्श के नाम से जाना जाता था। फरिश्ता ने लिखा, यदि व्यक्ति की दानशीलता का प्रशंसा करते हैं तो उसे अपने युग का ऐबक पुकारते हैं। इसकी उपाधि कुरान खां भी कहती थी, क्योंकि वो कुरान को एक स्वर में गाता था। कुरान को पढ़ने वाले को कुरान खां के नाम से भी जाना जाता था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उसको कला में भी रुचि था। तत्कालिक विद्वान हसन निजामी फ़क्र ए मुदम्बिर उसका संरक्षक प्राप्त। उन्होंने ऐबक अपने ग्रंथ समर्पित थी। ऐबक ने दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। याद रखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कुव्वत उल इस्लाम जो कि दिल्ली में बनवाया गया है, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। याद रखिएगा, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? एक प्रकार का मस्जिद है जो कि संस्कृत विश्वविद्यालय पहले था। उसने दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण का आरंभ किया था। याद रखिएगा, इल्तुतमिश ने दिल्ली के कुतुब मीनार का आरंभ करवाया था, जबकि जिसे इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के निर्माण का प्रारंभ किया था, लेकिन इसे पूरा इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? देखिए प्रश्न आ गया, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? चौथा प्रश्न है आपके लिए, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, मस्जिद। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है जो कि अजमेर शरीफ में है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था, जो कि पहले पूर्व का संस्कृत विश्वविद्यालय था। निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान नहीं दिया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, गियासुद्दीन तुगलक ने कुतुब मीनार में कोई योगदान नहीं दिया था। अब इसके डिस्कशन की बात की जाए तो कुतुब मीनार की निर्माण का प्रारंभ कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था, लेकिन इसे पूरा जो है इल्तुतमिश के द्वारा करवाया गया था। और चौथी मंजिल को क्षतिग्रस्त होने के बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसके चौथी मंजिल और एक और मंजिल इसमें जोड़ दिया गया, 5वां मंजिल। इस तरह से फिरोज शाह तुगलक ने भी कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया था, लेकिन गियासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार निर्माण में कोई योगदान नहीं था।
इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वो लाहौर थी। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? 7वां प्रश्न है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वो कैसे हुई थी? तो आप लोगों को पता था, इसमें थ्योरी सेक्शन आप लोग अगर अच्छे से पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि चौगान की कीड़ा के समय, चौगान को खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हुई थी कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो ऑप्शन खोजिए और आंसर मारिए। थ्योरी सेक्शन अच्छे से अगर पढ़ लिए होंगे तो ऑब्जेक्टिव में क्या है कि आंसर खोज कर लगाना है आपको। आंसर ऑब्जेक्टिव देख कर नहीं लगाना है, आंसर खोज कर लगाना है कि कौन सा आंसर है, डायरेक्टली आंसर। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सुल्तान की राजधानी के रूप में स्थापित किया? अब कह रहा है निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आप लोगों को पता है लाहौर थी। अब दिल्ली सल्तनत, दिल्ली राजधानी किसने किया? तो दिल्ली राजधानी किया था कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश ने किया था। इसका सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश के द्वारा। इल्तुतमिश जिसका कार्यकाल 1211 से 1236 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इसे पूर्व ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत का सल्तनत काल में सर्वप्रथम युद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के थे, याद रखिएगा आप लोग। जो चांदी के सिक्के चलाए गए थे उसे टंका कहा जाता था, जो 175 ग्रेन का था, और तांबे के सिक्के को जीतल के रूप में जाना जाता है। अब है दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किया तथा दिल्ली को साम्राज्य की राजधानी घोषित किया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश की बात हो रही है तो सही इसका आंसर होगा डी, दिल्ली। कुतुबुद्दीन ऐबक के समय लाहौर थी। सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली हस्तांतरित की थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, इल्तुतमिश के द्वारा। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। दिल्ली का प्रथम शासक की बात की जाए तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन यहाँ पूछा है दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वह एक तुर्क शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था एक तुर्क शासक था। वो अपनी राजगद्दी पर कभी नहीं बैठा था और लाखों का दान करता था, इस वजह से इसे लाख बख्श के नाम से, और कुरान को एक स्वर में पढ़ता था, इसलिए इसे कुरान खां की उपाधि भी प्रदान की गई थी। लेकिन अगर दिल्ली का वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो वह मुस्लिम शासक जो है इल्तुतमिश के द्वारा का। इसका सही आंसर होगा बी। उसने दिल्ली की पद की स्वीकृति गोड़ के किसी शासक से नहीं अपितु खलीफा से प्राप्त की थी। खलीफा ने इल्तुतमिश के शासन की पुष्टि की, उस सारे क्षेत्र में कर दी जो उसने विजित किया था, अर्थात जो उसने जीत रखा था। उसे सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की। इस प्रकार वह कानूनी तरीके से दिल्ली का प्रथम स्वतंत्र सुल्तान था। व्यवहारिक दृष्टि से उसने दिल्ली की गद्दी के दावेदार ताजुद्दीन यदौज और नसरुद्दीन कुबाचक से समाप्त कर भारत में तुर्की राज की संगठित किया, मंगोल आक्रमण से बचाया, राजपूतों की शक्तियों को तोड़ने का प्रयत्न किया, सुल्तान के पद पर वंशानुगत बनाया, दिल्ली को तुर्की राज की राजधानी के अनुरूप वैभवपूर्ण बनाया और अपने नाम के सिक्के चलवाए थे। 13वां प्रश्न आपके लिए, गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो गुलाम वंश में मोहम्मद गोरी का जो गुलाम था वह इल्तुतमिश था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के मरने के बाद इल्तुतमिश खुद को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। तो इस तरह से गुलाम का गुलाम
इल्तुतमिश को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी नंबर। मोहम्मद गोरी जो गुलाम का कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मोहम्मद गोरी जो था गुलाम वंश का कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। मोहम्मद गोरी से कुतुबुद्दीन ऐबक इल्तुतमिश को खरीदा था। ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहांदर अंगरक्षकों का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। 14वां प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए। सल्तनत काल में मात्र एक महिला शासिका जो कि रजिया सुल्तान थी। इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, रजिया सुल्तान। मध्यकालीन भारत में महिला शासिका रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी में इसका शासन काल रहा। अगर उसने भारत की पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम के परंपराओं का उल्लंघन किया था और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो राज के शक्ति के सरदार अथवा सूबेदार में विभाजित करने का स्थान पर सुल्तान के हाथों में केंद्रित करने पर बल दिया। इस प्रकार उसने इल्तुतमिश के संपूर्ण संप्रभुत्व राजतंत्र के सिद्धांत का समर्थन किया, जो उस समय परिस्थितियों में तुर्की राज्य में के हित में था। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इल्तुतमिश के। मंगोल आक्रमणकारी जो चंगेज खां जो था भारत के उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। वह एक मंगोल का जो था चंगेज खां उत्तरी पश्चिमी सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां का प्रकोप इतना था कि राक्षस खारिज्म शाह का पुत्र जलाउद्दीन मंगबर्नी सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे। वह मंगबर्नी की सहायता ना करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता ना की और जब मंगलबर्नी ने 1224 में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान खुद ब खुद हो गया। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो था मंगोल नेता का चंगेज खां का जो था समकालीन था। उसको बहुत सारे जजिया कर के रूप में उपहार भी दिया करता था इल्तुतमिश। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, इल्तुतमिश। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम था? इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, तुमेचीन। चंगेज खान का जो मूल नाम था वो तुमेचीन था। वह एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार का एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक और प्रारंभिक नाम जो था तुमेजीन या तुमेचीन था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। 20वां प्रश्न है, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा डी, मलिक जानी। मलिक जानी को रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? इस प्रश्न का सही आंसर है तुर्कों के द्वारा। रजिया बेगम को सत्ता से हटाने का जो प्रमुख हाथ था वो तुर्कों का था। रजिया बेगम को तुर्कों का हाथ था
उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिका अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटा दिया। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बलबन था, डैश बलबन था। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सी, गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली सुल्तान बलबन का जो पूरा नाम था गयासुद्दीन बलबन था। सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था। बलबन की अगर कार्यकाल की बात की जाए तो 1266 ईस्वी से 1286 ईस्वी तक सुल्तान के रूप में सल्तनत का बागडोर संभाले। उसे उगुल खां के नाम से भी जाना जाता है। बलबन को जो है उगुल खां के नाम से जाना जाता है। उसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। इल्तुतमिश की भांति वह भी इलबरी तुर्क था। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बलबन। बलबन जो था उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन जो था इल्तुतमिश रजिया सुल्तान के शासन काल में भी उसका प्रधान रहा था, तो वह सब कुछ जानता था, इसलिए उसने कठोर नीति अपनाई। जब रजिया सुल्तान के भाई नसरुद्दीन की मौत हो गई थी, उसके बाद जब बलबन अपने अस्तित्व में आया, राजगद्दी पर बैठा, तो उसने बहुत ही कठोर नीति अपनाई और उसी ने ही रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। बलबन के राजतत्व सिद्धांत दो मुख्य विशेषता थी। प्रथम, सुल्तान का पद जो होता है ईश्वर के समान होता है। द्वितीय, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसके अनुसार सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर की प्रतिनिधित्व है, अर्थात नियामत एक खुदाई। उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। सुल्तान के कार्य करने की प्रेरणा और शक्ति ईश्वर से प्राप्त होती है। इस कारण से जनसाधारण और सरदारों उसके कार्यों की आलोचना का अधिकार नहीं है। 24वां प्रश्न है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? इस प्रश्न का सही आंसर होगा बी, बलबन के द्वारा। इसका कार्यकाल आप लोगों को पता है 1266 से 1286 ईस्वी तक। दो कथन दिए हुए हैं, एक कथन और दूसरा कारण। बलबन ने अपने शासन की शक्तिशाली और बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। ये बिल्कुल सही है। वह उत्तरी पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमणों से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है, लेकिन ए बी का ही निष्कर्ष व्याख्या नहीं करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। उसने दो प्रथा शुरू की थी, सिजदा और पेबोस। सिजदा का अर्थ होता है जमीन पर झुककर अभिवादन करना और पेबोस का होता है राजाओं के पैरों को चूमना। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। इस प्रश्न का सही आंसर होगा जिल्ले ए इलाही, जिल्ले इलाही। वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत थ्योरी ऑफ किंगशिप के राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिनिधित्व किया था? इसका सही आंसर होगा बलबन। बलबन ही मानता था कि जो राजा होता है वो ईश्वर के समकालीन होता है, उस पर ईश्वर की कृपा होती है। निम्नलिखित में किसने भारत के प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज का आरंभ करवाया? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, बलबन के द्वारा। बलबन के द्वारा ही फारसी का प्रसिद्ध त्योहार जो है नवरोज का आरंभ करवाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियामत एक खुदाई का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये बिल्कुल सही है। उसने इक्तदारी व्यवस्था को प्रारंभ किया। उसने इक्तदारी प्रथा को प्रारंभ नहीं किया था। ये
इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। उसने तुर्क ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया, ये भी बिल्कुल सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें पूछ रहा है कौन सा बलबन के संबंध में सही नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। निम्नलिखित सुल्तानों में किसने गुटमेत्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर अपना शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए, बलबन के द्वारा। बलबन ने गुटमेत्तेश्वर की मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। इस तरह से गुलाम वंश की थ्योरी और एमसीक्यू समाप्त हो गया। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा और हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और जितना हो सके आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताइए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और इसकी सीरीज क्रमबद्ध तरीके से इस चैनल के माध्यम से चलाई जा रही है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं इस खिलजी वंश के थ्योरी सेक्शन। खिलजी वंश के थ्योरी सेक्शन हम लोग पढ़ेंगे इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।